हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है शैडो ऑफ द कलसिंध वैली। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सतने वाली कहानी के लिए। साल 1998। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के शोधकर्ता डॉ. निधि रावत को एक पुरानी घाटी की खुदाई का प्रोजेक्ट सौंपा गया। कालसिंग द घाटी, जो राजस्थान की सीमा के पास एक वीरान इलाके में थी। स्थानीय लोग घाटी को आर छाया की घाटी कहते थे। उनके मुताबिक वहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती। वहां से कोई भी खुदाई दल ज्यादा दिन नहीं टिकता। निधि अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती थी। उनके साथ गए दल में थे ईशान, कैमरामैन रुचिका, इतिहास की छात्र हरीश, लोक कथाओं का विशेषज्ञ भाग 2, खुदाई और रहस्य। पहले 3 दिन सामान्य रहे लेकिन चौथे दिन उन्हें जमीन के नीचे एक पत्थर का द्वार मिला। अजीब सी ईपी में कुछ खुदा हुआ था। जो नींद से जगाएगा वो छाया का हिस्सा बन जाएगा। डॉ. निधि ने उस पर ध्यान नहीं दिया और द्वार को खुलवाया। अंदर एक बड़ा गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, इंसानों के चेहरे, लेकिन आंखें काली और गड्ढेनुमा, जैसे वो आत्मा चूस चुके हों। अचानक रुचिका ने कहा, मैंने किसी को चलते देखा वहां, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात होते ही सबके टेंट में अजीब चीजें होने लगीं। ईशान को नींद में किसी ने गला दबाया। रुचिका ने बताया कि कोई उसके कान में फुसफुसाता है। हरीश का कैमरा हर बार खुद ही ऑन हो जाता और उसमें एक परछाई चलती दिखाई देती। भाग 3। छाया जाग उठी है। अगले दिन निधि ने देखा कि हरीश गायब था। उसके टेंट के पास जमीन पर एक काली परत थी, मानो कोई राख बन गया हो। रात में जब वे सब एक साथ बैठे थे तो उस खुदे हुए पत्थर के कमरे से सर्द हवा बाहर आने लगी। ईशान ने देखा कि उस कमरे अब लिपियां बदल गई थीं। अब लिखा था, 3 आए, 1 गया, अब 2 और। रुचिका ने रोते हुए कहा, मैंने सपना देखा। उस कमरे में हम सब बंधे हुए थे और एक परछाई हमारी आंखों से कुछ खींच रही थी। भाग 4। बाहर निकलने की कोशिश। अब निधि समझ चुकी थी कि यह सिर्फ खुदाई नहीं, एक जागत हुई आत्मा को छेड़ने का परिणाम था। वे भागने लगे, लेकिन जिस घाटी से वे आए थे वो रास्ता अब धुंध में छुप चुका था। रात में रुचिका फिर गायब हो गई। निधि जब उसे ढूंढने गई तो उस पत्थर के कमरे में वह घुटनों के बल बैठी थी, आंखें पूरी काली, चेहरा निर्विकार। रुचिका बोली, अब मेरी आत्मा उसकी है। भाग 5। अंतिम बच। आओ, अब सिर्फ निधि और ईशान बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि उस द्वार को फिर से बंद करना होगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि द्वार खुद ही बंद हो चुका अंदर से। और तभी ईशान की आंखों से खून निकलने लगा। वह चीखा, वो मेरे अंदर आ रहा है। निधि ने कैमरा उठाया और उस आखिरी पल को रिकॉर्ड किया। ईशान की देह से एक काली परछाई निकली और हवा में गायब हो गई। वह किसी तरह घाटी से बाहर न निकली। लेकिन जब वह दिल्ली लौटकर कैमरा टेप दिखा रही थी, स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में था, निधि खुद खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं। डॉ. निधि रावत बच तो गई थीं, लेकिन जो घाटी में पीछे छूट गया था वो उसके साथ ही लौट आया था। दिल्ली की रिसर्च लैब में वापस आकर उन्होंने खुद को बदलता हुआ महसूस किया, जैसे कोई और उसकी सोच पर कब्जा कर रहा हो। रात को शीशे में वो खुद को नहीं पहचानती थीं। अजीब बदलाव। कुछ दिनों बाद निधि की आंखें कभी कभी पूरी काली हो जाती थीं। टेप की रिकॉर्डिंग बिना चलाए अपने आप ऑन हो जाती थी। और सबसे डरावनी बात, उसके सपनों में वही पत्थर का कमरा बार बार आ रहा था, जिसमें अब ईशान और रुचिका हमेशा खड़े रहते। रिसर्च सेंटर के सीसीटीवी में निधि रात के 3 बजे लाइब्रेरी में खुद से बातें करत ही दिखाई दी। पर जब उसने खुद से पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। एक नया पात्र, प्रोफेसर कश्यप, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट जिन्हें घाटी की कहानियों में बहुत रुचि था, निधि से मिलने आए। उन्होंने बताया, कालसिंध घाटी एक पुरानी आत्मिक जेल है जहां शून्य देव को बंद किया गया था। एक ऐसी शक्ति जो इंसानी आत्माओं को निगल जाती है और खुद को उनके जरिए फैलाती है। निधि ने कहा, तो अब वह मुझ में है? कश्यप बोले, नहीं, अभी नहीं, लेकिन वो बनने में है। छाया का फैलाव रात होते ही कुछ और लोग रिसर्च सेंटर से गायब होने लगे। एक तकनीशियन की चीख के साथ वह गायब हुआ और उसकी मेज पर सिर्फ राख बची थी।
वही जो हरीश की मौत के समय घाटी में मिली थी। निधि को अब समझ आने लगा, वह सिर्फ एक वाहक नहीं थी, बल्कि शून्य देव का प्रवेश द्वार बनती जा रही थी। हर बार जब कोई उसके पास आता, वह महसूस करती कि वो उसे खाल कर रहा है। रहस्य की खोज कश्यप ने निधि को बताया कि यदि वो घाटी के द्वार को फिर से खोलकर शून्य देव को वापस बांध दे, तो यह सब रुकेगा। लेकिन अगर तू अंदर गई तो लौटना नामुमकिन होगा। निधि ने सहमति दी। वह अब एक और मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। अंतिम एक रात वे दोनों फिर से घाटी में पहुंचे। अब घाटी पूरी तरह आली थी, ना चाँद की रोशनी, ना सितारे। पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गए, मानो इंतजार कर रहा हो। कमरे में घुसते ही निधि के शरीर से काली ध्वनुमा छाया बाहर निकलने लगी। शून्य देव अब पूरे रूप मत सामने था, एक काली आकृति, आंखें जैसे गड्ढे, आवाज नहीं, बस कंपन। निधि चिल्लाई, तू मुझे नहीं ले सकता, मैं तुझे बंद करने आई हूं। कश्यप ने पुराने श्लोकों से बांधने का प्रयास शुरू किया। दीवारें थरथराने लगीं, परछाइयां चिल्लाईं, कमरा घूमने लगा। आखिरी पल में निधि ने शून्य देव के केंद्र में छलांग लगा दी, जैसे खुद को बलिदान कर दिया हो। अंत कमरा बंद हो गया। कश्यप की सी तरह बाहर निकले। अब दिल्ली में एक नई रिसर्चर ने काम संभाला है। उसका नाम है निधि रावत। लेकिन उसकी आंखें वो अब भी कभी कभी पूरी काली हो जाती हैं, और कमरे का दीवार पर एक नई लिपि खुद गई है। जहां शून्य होता है, वहीं से सब शुरू होता है। 6 महीने बीत चुके थे। कालसिंध घाटी फिर से सील हो चुकी थी। प्रोफेसर कश्यप अब लोगों को समझा चुके थे कि सब सामान्य है। लेकिन निधि रावत की वापसी ने सबको चौंका दिया था। वो वही थीं, चेहरा वैसा ही, आवाज भी, लेकिन कुछ अलग था। उनके आसपास लोग बेचैन हो जाते थे, लाइटें झपकने लगती थीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप चालू हो जाते, और सबसे अजीब बात, वो अब कभी नहीं सोती थीं। नया रिसर्च प्रोजेक्ट, AIMs और राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग ने मिलकर एक नया विभाग खोला, वॉइड एनर्जी डिटेक्शन डिवीजन, VDD। मुख्य रिसर्चर निधि रावत, उनकी सहायक बनी अनन्या बिस्वास, एक यंग जर्नलिस्ट जो छिपकर घाट की फाइल्स पर रिपोर्ट बना रही थी। अनन्या को कुछ गड़बड़ लगती थी। निधि की रिपोर्ट्स में डेटा बदल दिया जाता, CCTV में उनकी परछाई 2 बार झलकती, और फिर एक रात आहटें फिर से शुरू। अनन्या ने निधि को लैब में अकेले देखा। वो दीवार पर इसी अनजानी लिपि में कुछ लिख रही थीं, अपनी ही उंगलियों से खून निकालकर। उस लिपि का अनुवाद कश्यप ने किया। अब द्वार नहीं बचे, मैं सब जगह हूं। कश्यप को समझ आ गया कि जो निधि वापस आई है वो वही नहीं है, वो अब शून्य देव की चेतना है, एक नया अवतार। शहर में फैलाव, एक के बाद एक। रिसर्च सेंटर के 7 वैज्ञानिक लापता हुए, उनकी जगह उनके जैसे दिखने वाले संयमी लोग आने लगे। दिल्ली में अचानक लोगों को नींद में जलते हुए सपने आने लगे। शून्य अब सपनों में पल रहा था। अंतिम प्रयास, कश्यप, अनन्या और एक हैकर ऋषभ ने मिलकर निधि की असली आत्मा को वापस लाने की योजना बनाई। उनका मानना था कि यदि उसके दिमाग को शॉक दिया जाए और घाटी का वास्तविक द्वार एक बार फिर खोला जाए, तो शून्य देव की चेतना वापस उसी में लौट सकती है। रात 3:33 बजे उन्होंने निधि को VDD की लैब में पकड़ लिया। जैसे ही शॉक चालू हुआ, निधि जोरों से चीखी और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। तुम मुझे हटा नहीं सकते, मैं अब हर जगह हूं। इस समय भी तुम्हारे मन में लाइटें फटी और निधि गिर गई। अंत या एक शुरुआत। 1 हफ्ते बाद निधि कोमा में चली गई, लेकिन उसकी धड़कन सामान्य थी। दिल्ली सामान्य हो गई, या ऐसा सबको लगा। लेकिन अनन्या को हर रात एक सपना आता है। वह कालसिंध घाटी में खड़ी है और कोई कहता है, अब तेरी बारी है, द्वार तुझसे खुलेगा। कहानी के आखिर फ्रेम में अनन्या की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। इस भाग के मुख्य थीम्स, शून्य अब इंसानों के जरिए फैल रहा है। निधि अब सिर्फ एक शरीर नहीं, एक वाहक थी। अनन्या अगली चुनी हुई है। चेतना अब भौगोलिक सीमाओं से परे फैल चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.